टाइटल है इंडिया नीड्स यू, वो यही टाइटल है कि ये जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है जो कभी रही इस देश में हजारों साल, वो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करें, इंप्रूव करें, तो शायद भारत की आज की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और वो कैसे मिल सकता है? मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि यूरोप से आई हुई सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। क्योंकि आपको मैं एक मूल पते की बात बता के जा रहा हूं, टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है। साइंस यूनिवर्सल हुआ करता है। साइंस जो भारत में है वो अमेरिका में भी होगा, वही फ्रांस में भी होगा, वो जर्मनी में भी होगा, वो यूरोप के किसी भी देश में होगा, लैटिन अमेरिका में भी होगा, टिम्बकटू में भी होगा, कहीं भी होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने स्थानिक जरूरतों के आधार पर बनती है। तो उसी विलियम एडम की रिपोर्ट से एक और मुझे इशारा मिल रहा है जिस पर मेरा काम करने का मन है। विलियम एडम कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को छठवीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे होता मेटल प्लेट में। लेकिन वो आश्चर्य क्या कह रहा है उस रिपोर्ट में? वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोग 6वीं 7वीं शताब्दी से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है जब किसी मेटल प्लेट को गर्म करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी टेलीविजन नहीं बनाने की कोशिश की। क्यों? समझने वाली बात। हम अगर 6वीं 7वीं शताब्दी से यह बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के एमिशन की थ्योरीज इस देश में मौजूद है 6वीं शताब्दी में, तो हमने कभी टेलीविजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हमारी जरूरत नहीं थी। और इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी यूरोप ने कब जानी है? यूरोप वाले खुद स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी हमको ईस्ट से मिली, वेस्ट में नहीं थी। यहां से चीन गई होगी, चीन से फिर यूरोप में गई है। तो यूरोपियन लोग कहते हैं, फ्रांस में मैंने देखा, फ्रांस में सोरबोन की लाइब्रेरीज में मैंने जो पुस्तकें देखी है, तो एक पुस्तक एक बार मैंने निकाली थी जेएल बेयर्ड पर। जेएल बेयर्ड वो व्यक्ति था जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया, ऐसा मानते हैं 1926 में। तो जेएल बेयर्ड जो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है फ्रांस में, तो टेलीविजन के बारे में कुछ तो वो लिख रहा होगा। क्या लिख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या उसके मन में कैलकुलेशन चल रहे होंगे जब उसने ये सब बनाया। तो उसको समझने की मैंने जब कोशिश की तो जेएल बेयर्ड के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है फ्रांस में, क्योंकि वो मूलतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, तो वो लिख रहा है खुद के मैंने ये चाइनीज उससे सीखा है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को सीखते हुए उसने टेलीविजन बना लिया। तो उनको टेलीविजन की जरूरत पड़ गई, हमको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी गंभीरता ये है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात हम दुनिया में सब जगह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हम उससे टेलीविजन ही बनाएंगे, ये अलग अलग जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना एक थ्योरी है, वो दुनिया में सभी जगह शायद एक जैसी होगी, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या इस्तेमाल करेंगे जो एमिट हो चुके हैं, उनसे हम क्या काम लेने वाले हैं, ये लोकल परिस्थितियों पर निर्भर करे। तो फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने ये काम किया। क्यों किया? तो वो खुद लिख रहा है उस किताब में। जेएल बेयर्ड की एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, व्हाई आई इन्वेंटेड टेलीविजन, मैंने टेलीविजन का आविष्कार क्यों किया। तो वो कह रहा है कि ये मैंने खुशी में नहीं किया, मजबूरी में किया। तो मजबूरी क्या है? तो वो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार मुझको बार बार कह रही है कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके सामने लोग बैठे रहे और कोई रिएक्शन ना करे। तो बैठे बैठे उसको देखते रहें, और वो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने के बाद लोगों के मन में विचार पैदा होना बंद हो जाए। हाँ, तो वो कह रहा है कि मुझे फ्रांस सरकार कह रही है ऐसी एक मशीन की जरूरत है। क्यों मशीन की जरूरत है? तो वो कह रहा है कि मेरा जो देश है फ्रांस या यूरोप का पूरा इलाका, यहां पर एक बड़ी बुरी परंपरा है। अब उसको आप चाहे जैसे कहें। बुरी परंपरा क्या है? कि वहां हजारों साल लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। तो लोगों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है यूरोप में, हजारों साल पुरानी परंपरा। तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते हैं। तो वहां क्या होता है? समाज में यह माना जाता है कि गुलाम आदमी जो होता है वो कभी मौलिक चिंतन नहीं करता, उसका जो मालिक होता है चिंतन सारा मालिक करता है। गुलाम को उस चिंतन के आधार पर चलने का ही अधिकार होता है, वो कुछ अपने से नहीं सोच सकता। तो यूरोप में बड़े लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने की परंपरा है। फिर बाद में क्या हुआ है? 19वीं शताब्दी के बाद से 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ये गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं। फ्रांस में भी हुए हैं, जर्मनी में भी हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए हैं। सबसे बड़ा आंदोलन आयरलैंड में हुआ है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे आपके, हमको आजादी चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए।
तो जो जातियां पहले गुलाम रह चुकी हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में गुलाम बनाने वाली जाति रही है नॉर्मन्स की। जो फ्रांस में एक इलाका है नॉर्मादी, वहां से जो एक जाति निकली है नॉर्मन्स, इन्होंने दुनिया के एक बड़े इलाके को सबसे लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। और ये नॉर्मन्स ही हैं जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड को गुलाम बनाया। इंग्लैंड भी गुलाम रहा है फ्रांस का 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो नॉर्मन्स लोगों ने जब इंग्लैंड को गुलाम बनाया है तो उसमें जो गुलामी के बाद की व्यवस्थाएं हैं उनको वो लागू कराते हैं। तो उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि गुलाम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही चलेंगे जैसे मालिक कहेगा। तो वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब गुलाम थे तब तो आसानी से चल रहा था सब, फिर गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई, और गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई तो हर जाति अब आजाद होना चाहती है। तो फ्रांस में प्रॉब्लम ये है कि सब आजाद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी, इसलिए इनको आजादी तो दे दो लेकिन एक ऐसी गुलामी में फंसा दो जहां से ये उठकर नहीं आ सके। तो टीवी चाहिए हमको, एक मशीन चाहिए। तो वो कह रहा है कि ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन का, इसका उपयोग क्या किया जाए वो हमारे देश की परिस्थिति पर निर्भर है, और हमको ऐसी एक मशीन बनानी है। तो उसने टेलीविजन के बारे में किस्से कहानियां लिखी अपनी उस किताब में, पहले कैसा बना, बाद में कैसे बना। पहले उसमें सिर्फ साउंड आता था, फिर बाद में सिर्फ पिक्चर आता था, फिर बड़ी मेहनत की तो साउंड पिक्चर दोनों आना शुरू हुआ, वगैरह वगैरह। वो डिटेल बात है। अंत में वो लिख रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये मशीन ऐसी ना बन जाए एक दिन कि सबको पागल बना दे। हाँ, और वो मर गया बेचारा। बाद में यही हुआ है, बाद में यही हुआ है। तो यहां पर प्रश्न ये है जो मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमारे पास वो साइंस था, हम वो थ्योरी जानते थे, लेकिन हमने टीवी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? भारत में कभी भी किसी को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है। यहां हर व्यक्ति मुक्त है, हर व्यक्ति आजाद है। पता है कैसे? वो एक छोटी सी बात को समझिए। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती थी, मैं मेरी माँ को देखता था कि वो चींटी को आटा डालती है खाना बनाने के पहले। एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा चींटी को आटा क्यों डालती है, तो कहने लगी कि ये मेरा धर्म है। तो मैंने कहा ये धर्म का मतलब क्या है, चींटी को आटा क्यों डाल? तो चींटी को आटा इसलिए डालना कि उसको भी जिंदा रहने का हक है, और चींटी को मारा मैंने तो कहती है पाप लगेगा तुझको। तो ये चींटी को मारना नहीं है, क्योंकि चींटी भी उतना ही महत्वपूर्ण जीव है जितना मैं हूं। माने भारतीय परंपरा में ये जो जियो और जीनो दो की कल्पना है, ये बहुत गहरी कल्पना है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो जिंदा रहने के लिए है, उसके साथ तुम भी जिंदा रहो। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना है, ये परंपरा है भारत की। प्रकृति के विरोध में आप नहीं जा सकते। क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, इसलिए आप प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकते, प्रकृति के साथ चल सकते। तो यहां की परंपरा है कि हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और हर एक में जीव है तो हर जीव को जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है। तो जिंदा रहो और दूसरों को जिंदा रहने। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो मुझे समझ में आता है कि चूंकि यहां हर एक व्यक्ति को आजाद रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, और हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो मुक्ति जब मिलेगी किसी भी समाज में तब, जब वो गुलाम नहीं रहेगा तब। तो यहां गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है, इसलिए टेलीविजन बने ऐसी कल्पना भी नहीं आई होगी मन में। थ्योरी तो थी हमारे पास, लेकिन हमने नहीं बना। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं। 10वीं शताब्दी में हमारे देश में आतिशबाजी बनती थी, इसके प्रमाण है, हिस्टोरिकल प्रमाण। आतिशबाजी माने ये कभी कभी फुलझड़ी चलाते हैं हम दीपावली में, जी रोशनियां जो होती है, ये आतिशबाजी का जो उद्योग है ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना उद्योग है, जो शिवकाशी में चलता है या मद्रास में आसपास के, बहुत पुराना उद्योग है, हजारों साल पुराना उद्योग है। तो 10वीं शताब्दी के तो लिखित प्रमाण है कि इस देश में आतिशबाजी बनती रही है। तो हमारे पास आतिशबाजी बनाने के लिए मटेरियल है, और उसी मटेरियल से आप जानते हैं कि बम बन सकता, लेकिन हमने कभी नहीं बनाया। थ्योरी तो वही है ना, रॉ मटेरियल तो वही इस्तेमाल होने वाला। जो रॉ मटेरियल हम आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी रॉ मटेरियल से बम भी बन सकता है, और उस बम से हम कई लोगों को मार सकते हैं। ये कल्पना देश के लोगों को आई क्यों नहीं, और बम बनाया क्यों नहीं हमने? और दूसरी तरफ यहां से जब आतिशबाजी बनाने की टेक्नोलॉजी यूरोप में गई है, तो सबसे पहले उससे बम ही बनाया गया। उन्होंने आतिशबाजी बाद में बनाई है, उन्होंने पहले बम बनाया। वो बेसिक फर्क है चिंतन का, क्योंकि यूरोप में हमेशा मारामारी, हमेशा हिंसा, हमेशा मारधाड़, हमेशा गुलाम बना के रखना, हमेशा आक्रमण करना। आप कल्पना नहीं कर सकते, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड में 1500 से ज्यादा युद्ध हुए। 7वीं से 10वीं शताब्दी, 300 साल।
तो मारा मारी, इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, इतनी हिंसा। तो चूंकि हिंसा वाला मानस है तो हिंसा वाला मानस पहले बम बनाएगा, और अहिंसा वाला मानस है वो आतिशबाजी जरूर बनाएगा लेकिन बम नहीं बनाएगा। इस मानस को समझिए, ये भारतीय मानस है। और यहीं पर यूरोप और भारत में फर्क करके देखने की जरूरत है कि हम यूरोप क्यों नहीं हो सकते। हम हमारी सारी ताकत लगा दें तो भी यूरोप नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मानस भारतीय है। आचरण में चाहे जितने आप यूरोपियन बन जाइए, मानस से आप हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे। तो आप हिंदुस्तानी ही रहेंगे मानस से। तो यूरोपियन बनने की हम कोशिश क्यों करें फिर? जब हमारा मानस भारतीय है तो भारतीयता में ही हम आगे बढ़ने की कोशिश क्यों न करें? तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनेगी। फिर टेक्नोलॉजी के दो तरह के एक प्रयोग हो सकते हैं, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में आप देखेंगे, क्योंकि उनका मानस मारामारी वाला है, वायलेंस वाला है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे सैटेलाइट इंडस्ट्री। अगर उनकी बनेगी तो वॉर इंडस्ट्री बनेगी। और यूरोप और अमेरिका में आप जान लीजिए, जितना भी टेक्निकल नो हाउ वहां है उपलब्ध और जो भी डेवलपमेंट होते हैं, सबसे पहले वॉर इंडस्ट्री में जाते हैं एप्लीकेशन के लिए। और दुर्भाग्य से अमेरिका में और यूरोप में जो वैज्ञानिक तैयार होते हैं, उन वैज्ञानिकों के खून पसीने की कमाई हथियार बनाने में ही सबसे ज्यादा काम में आती है। हमारे यहां अगर ऐसे डेवलपमेंट होंगे भी तो हमारी तो बात ही अहिंसा से शुरू होती है, इसलिए वॉर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में इतनी उस तरह की नहीं बनेगी जैसी यूरोप में होगी, अमेरिका में होगी। तो ठीक है, उनके अपने पैराडाइम है, हमारे अपने पैराडाइम है। हम गड़बड़ी हमेशा ये करते हैं कि उनके पैराडाइम को अपना बनाने की कोशिश करते हैं और वो कभी होता नहीं, क्योंकि हम मानस से भारतीय हैं और वो मानस से यूरोपीय है। तब यहां पर यह महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लोकल है और साइंस यूनिवर्सल है तो लोकल जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी बननी चाहिए, ना कि बाहर की जरूरतों के हिसाब। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में ये जो मोटर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, मारुति आ गई, सीएलओ आ गया, फलाना ढिमाका, ये सब लोकल जरूरत के हिसाब की नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में कारें कितनी चलाएंगे आप, उसकी एक लिमिट है ना। क्योंकि आपके पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, जो भी है थोड़ा सा उसको आप पूरा नहीं कर पाते अपने लिए, तो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है आपको डीजल और पेट्रोल। तो जिस चीज में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, उस चीज के आधार पर हम हमारी टेक्नोलॉजी कैसे आगे ले जाएंगे? कहीं ना कहीं आपको परावलंबन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो दिमाग बंद हो गया है। धुआंधार सबसे ज्यादा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट इस समय हो रहा है तो हिंदुस्तान में कार बनाओ, कार बनाओ, कार। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि कार बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, तो कितनी कार बन सकती है? तो जनरल मोटर्स आ गया, फोर्ड आ गया, ये आ गया, वो हुंडई आ गया, तो फलाना आ गया, तो ये मर्सिडीज भी आ गया, तो बेंज भी, सबको बुला लिया इन्होंने, और कार बनाओ तो हिंदुस्तान की तरक्की हो जाए। तो हम लोग बहुत तरक्की अगर मान लीजिए कर लेंगे किसी दिन, मान लीजिए हाइपोथेसिस, और आप तो चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के आदमी, इसलिए हाइपोथेसिस आप तो बहुत आसानी से एज्यूम कर सकते। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि मान लीजिए हमने बहुत कार बनाई और डेवलपमेंट इतना कर लिया कि हिंदुस्तान के हर परिवार में एक कार। तो इस देश में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ परिवार हैं, तो 96 करोड़ की आबादी है। तो 20 करोड़ परिवार में हर परिवार में एक कार, तो मान लीजिए मर्सिडीज बेंज हर एक के पास। अब आप लाइन से 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज को खड़ा करिए, क्योंकि 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज खड़ी होगी तो जमीन तो चाहिए ना। तो एक मर्सिडीज बेंज को खड़े होने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट तो चाहिए, कम से कम 10 बाई 10 की जगह तो चाहिए। मैं तो कम कह रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा 200 स्क्वायर फीट में, क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है। तो 200 स्क्वायर फीट एक मर्सिडीज बेंज के लिए, तो 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज के लिए, तो 200 इंटू 20 करोड़, तो कितना? करीब 4000 करोड़ स्क्वायर फीट। अब इस 4000 करोड़ स्क्वायर फीट को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। तो एक दिन मैंने हिसाब लगाया, तो जो हिसाब निकला वो पता चला कि इतनी तो हिंदुस्तान के सड़कों की कुल लंबाई नहीं है। और अगर हमारी सड़कों को सब एक लाइन से जोड़कर अगर आप खड़ा कर दीजिए तो 20 करोड़ कार खड़ी नहीं हो सकती, चलेगी कहां भैया? आप समुद्र में ले जाके तो खड़ी नहीं करेंगे उस कार को। और मान लीजिए आपने चलाना शुरू किया तो हर एक कार से दूसरे कार का डिस्टेंस आधा किलोमीटर तो चाहिए।
और अगर आधा किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं हुआ तो जान लीजिए 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज जो ट्रैफिक जाम करेंगी, आप 10 साल में अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे कभी। फंस गए तो फंस गए, गई गाड़ी। अब हो सकता है आप पैदल उतर कर चलना शुरू करें तो अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन आप कार से कभी नहीं पहुंच पाएंगे। काहे की बेवकूफी है भाई, कार से डेवलपमेंट थोड़ी होने वाला है इस देश का। और तब उसका एक दूसरा बात भी समझ में आती है। हमारे देश में एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुई थी, मैं भी गलती से चला गया। गलती मेरी इसलिए कि ऐसे उल्टे सोच वाले लोग जो होते हैं वो मिसफिट होते हैं, तो मैं अपने आप को मिसफिट मानता हूं इस सिस्टम में। तो गलती से किसी ने मुझे कह दिया कि तुम भी आ जाना उस सेमिनार में। तो मैंने कहा सेमिनार है किस पर? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेमिनार। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, देखें क्या एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होती। तो उस सेमिनार में गया तो एक सेक्रेटरी आया था भारत सरकार की तरफ से, उसका सारा रोना धोना विधवा विलाप कर रहा था। क्या कर रहा था? पेट्रोल की क्राइसिस है, डीजल की क्राइसिस है, ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट इतना हो गया, इतना इंपोर्ट करना पड़ता, वगैरह वगैरह, और कार्बन। तो मैंने कहा ये किसको सुना रहे हैं आप, काहे का रोना रो रहे हैं? आप तो सरकार के हिस्से हैं और भारत सरकार ने लाइसेंस दिए हैं सब कार बनाने वाली कंपनियों को, तो आप चाहें तो ये लाइसेंस रद्द कर दीजिए, काहे को ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट का रोना रो रहे हैं? तो थोड़ी देर चुप हो गया। तो मैंने फिर उसी दिशा में बात को आगे बढ़ाया कि आप ये भी कहते हैं कि 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है, आप ये भी कहते हैं कि हमारे पास डीजल पेट्रोल की कमी है, और दूसरी तरफ कार बनाने का लाइसेंस भी देते चले जा रहे हैं, धनादन धनादन धनादन, हर विदेशी कंपनी को बुलाते चले। कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें? तो उन्होंने कहा राजीव भाई क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो करवाना। मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुद्धि से करवाना या बेवकूफी से? जहां चाहो वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना। कहने लगे अच्छा आप ही बताइए क्या होगा। मैंने कहा आपका ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कितना? कहने लगे 20,000 करोड़। मैंने कहा इसका सोल्यूशन है मेरे पास, आप कहिए वायदा कि मैं आपको लागू करके दिखाऊंगा। मैंने कहा, कहने लगा हाँ बताइए तो सही। मैंने कहा चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान में आप ये देखो कि आपको ये मोटर इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है? तो कहने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन कितना है आपके सेक्टर में, गुड्स का कितना है और मैन पावर का कितना? तो उसने कहा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स का है, तो उसके लिए ही सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल चाहिए। तो ट्रेन से गुड्स जाता है, मोटर से गुड्स जाता है, हवाई जहाज से जाता है, फलाने डिबाट। मैंने कहा आदमी कितने जाते हैं? कि आदमी तो राजीव भाई बहुत नॉमिनल है, उसकी बात माइनस कर दीजिए, गुड्स की बात करिए। तो मैंने कहा चलो गुड्स में देख लो, तो गुड्स में कितना ट्रांसपोर्टेशन है? तो उसने कहा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने कहा उसका आप मुझे ये क्लासिफिकेशन बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितना परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? माने मोटर से, ट्रक से, बस से, कार से, ट्रेन से, हवाई जहाज से कितना जाता है माल, और बैलगाड़ी से कितना जाता है, घोड़ा गाड़ी से कितना जाता है, ऊंट गाड़ी से कितना? इसको मार्क करिए। 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बैलगाड़ी से हो रहा है, घोड़ा गाड़ी से हो रहा है, ऊंट गाड़ी से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे। तो कितना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में? सिर्फ 40%। तो मैंने कहा अगर 40% ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तब आपका ऑयल पूल अकाउंट डेफिसिट 20,000 करोड़ है। मान लीजिए 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर दें, तब कहने लगा तब तो 60-70 हजार करोड़ पे पहुंचेगा ऑयल पूल अकाउंट में। और मैंने कहा इसी के विपरीत मान लीजिए हम 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाएं, तब तो कहने लगा तब तो ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट ही खत्म हो जाएगा। तो कहने लगा फिर ये होगा कैसे? मैंने कहा बहुत आसान काम है, हिंदुस्तान की बैलगाड़ियों में बियरिंग लगा दो, क्लच लगा दो, और स्पीड बढ़ाने का कुछ साधन बना दो, और आपका ये जो बैल है, आपका ये जो घोड़ा है, आपका ये जो ऊंट है, जितना माल ले जाता है, बियरिंग लगाने के बाद यही ऊंट, यही बैल, यही घोड़ा कम से कम 2-3 गुना माल ले जाएगा। और अगर आपने इसमें क्लच सिस्टम लगा दिया, जैसे कि स्कूटर वगैरह में स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कुछ और सिस्टम बनाया, उसमें कुछ भी XYZ उसका नाम दे दीजिए, तो थोड़ा ब्रेक का सिस्टम और स्पीड का सिस्टम, तो बैल एक बार इनिशिएटिव लेगा, फिर तो मोमेंटम बन ही जाएगा, और मोमेंटम बन जाएगा तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही। फिर प्रॉब्लम आएगी गाड़ी रोकने में, तो गाड़ी रोकने में प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेक रखो। तो बैलगाड़ी में ब्रेक क्यों नहीं हो सकते? मारुति कार में ब्रेक हो सकते तो बैलगाड़ी में भी ब्रेक हो सकते हैं कि हाँ हो तो सकते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने कहा आपकी बात समझ में आती है, लेकिन करेगा कौन? मैंने कहा वो आपका करना, मुझे थोड़ी करना। आप सरकार में बैठे हैं, पॉलिसी बनाइए, और मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि आपका 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट खत्म हो जाएगा। तो फिर उसने एक सवाल पूछा कि राजीव भाई, अच्छा आपकी बात, एक बात तो समझ में आई, लेकिन ये बताइए बड़े बड़े कंटेनर कैसे जाएंगे? फिर
हमारे पास ट्रक नहीं होगे, बैलगाड़ी मालगाड़ी नहीं होगी, ट्रेन नहीं होगी, तो बड़े बड़े कंटेनर्स हमको एक गांव से दूसरे गांव भेजने, वो कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा बड़े बड़े कंटेनर्स भी जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? मान लीजिए दिल्ली से कोई कंटेनर हमको मद्रास ले जाना, तो क्या करेंगे हम? गाड़ी ऐसी बनाएंगे जिसमें कंटेनर फिक्स हो सके, और वो गाड़ी कोई बैल और गाड़ीवान लेके चलेगा दिल्ली से, गाजियाबाद तक आएगा तो बैल बदला जाएगा, गाड़ीवान भी बदला जाएगा, गाड़ी नहीं बदली जाएगी। फिर गाजियाबाद में आके एक नया बैल लग जाएगा, नया गाड़ीवान लग जाएगा, वो मान लीजिए आएगा आगरा तक, फिर वहां पे बैल बदल जाएगा, गाड़ीवान बदल जाएगा, गाड़ी वही चलेगी, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, और मद्रास तक कंटेनर पहुंच जाएगा। इसमें होगा क्या कि आपको थोड़ा मैन पावर ज्यादा लगेगा, बैल ज्यादा लगेंगे, तो बैलों के उत्पादन के लिए और मैन पावर को, आपके पास तो मैन पावर है ही, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और बैल और गाय का ज्यादा इस देश में आप वो करवा दो, तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, तो हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता। तो मैंने कहा अच्छा हिसाब लगा लो, अगर इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो तो साल में कितना पैसा बचेगा भारत सरकार को? तो वो सेक्रेटरी का कहना, मेरा कहना नहीं, सब हिसाब लगा के कहने लगा कम से कम 14-15 हजार करोड़ तो बच ही जाएगा। तो मैंने कहा 14-15 हजार करोड़ बचे तो ये देश पे काम आएगा कि नहीं आएगा? कि हाँ काम तो आए। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो कहने लगा राजीव भाई प्रॉब्लम वो है कि बैलगाड़ी में बियरिंग कौन लगाएगा? मैंने कहा इतने साइंटिस्ट बैठे हैं इस देश में। तो मैंने कहा वो तो सब अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, बैलगाड़ी में बियरिंग लगाएंगे तो हिंदुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के गांव में कौन जाना चाहता? मैंने कहा आपने उनकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि वो बाहर भागने का सोचते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग बदल दीजिए, वो भारत में रहने की बात भी सोच सकते हैं। तो उन्होंने कहा फिर तो आपको पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रश्न यही है कि पूरी पॉलिसी बदल दीजिए। तो कहने लगा तब तो क्रांति करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्रांति व्रांति कुछ नहीं, थोड़ी सी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। अब तुमको क्रांति लगती है तो क्रांति मान लो। मतलब क्या है, मेरे देश की जो लोकल जरूरत है और मेरे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करके टेक्नोलॉजी बनाऊं तो वो देश के काम आए, ना कि दूसरों की नकल पर मैं कुछ ले आऊं और उसको हिंदुस्तान में अप्लाई करने की कोशिश करूं। तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि दिमाग को थोड़ा खुला रखिए और आसपास में इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसमें से हम इस देश के लिए क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करिए। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर सीवी रमन का। उन्होंने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ करोड़ रुपए नहीं लगे थे, आपको मालूम है 300 कुछ रुपए का खर्चा था रमन साहब के एक्सपेरिमेंट। और आज हम जब कल्पना करते हैं कि कुछ विशेष करें तो पहले करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाओ, वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, फिर उसमें सेमिनार्स होंगे, तो फिर उसमें ये होगा तो वो होगा और अंत में रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। उससे तो बढ़िया सीवी रमन साहब थे जिन्होंने 300 कुछ रुपए में अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। तो पूंजी से कभी कुछ नहीं होता, होता है संकल्प शक्ति से और उपलब्ध में रिसोर्सेज से। तो इस देश में जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और इस देश में जो मैन पावर है, उस मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम इस देश की टेक्नोलॉजी को बनाएं। और फिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अंधभक्त मत बनिए, जो कुछ बेस्ट से आ रहा है वो बेस्ट नहीं है, कई बार वो खराब भी होता। और हम कई बार क्या करते हैं कि बाहर से जो आ गया, विदेश से जो आ गया, उसी को मान लेते हैं कि बड़ा भारी चीज आ गई है, इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में रेफ्रिजरेटर आ गया, क्या करें इसका, क्यों आया है ये हमारे देश में, इसकी जरूरत क्या है हमको? तो आपको मालूम नहीं है ये किसका रेफ्रिजरेटर का? कैलविनेटर वाली कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है वो हिंदुस्तान में रेफ्रिजरेटर लेके आई। क्यों लेके आई? नॉर्डिक कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन के सिस्टम को जब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया और उनको ये समझ में आने लगा कि इस रेफ्रिजरेशन के सिस्टम ने सीएफसी की प्रॉब्लम बढ़ा दी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन ज्यादा होने लगा है, ओजोन का डिप्लीशन शुरू हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत गंभीर असर पड़ा है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने लगा है। तो वहां के वैज्ञानिकों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि अब ये रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए। बनाया उन्होंने ही था सबसे पहले। क्यों बनाया था? उसकी भी उनकी प्रॉब्लम थी। उन्होंने रेफ्रिजरेटर इसलिए बनाया कि उनके देश में खाना बनाने की परंपरा नहीं है ताजा। वहां क्या होता है, सप्ताह में एक दिन खाना बनाते हैं और 7 दिन उसी को ठंडा कर करके खाते हैं। यहां की तरह से नहीं होता कि सवेरे भी गरम रोटी मिले और शाम को भी गरम रोटी मिले, दोपहर को भी गरम रोटी। यूरोप में जितने दिन मैं रहा मैंने कोई भी मां नहीं देखी जो अपने बेटे को गरम गरम आलू का पराठा बना के खिलाती है। मेरी मां तो खिलाती है मुझको। और यूरोप में मैंने कोई पत्नी नहीं देखी जो अपने पति को गरम गरम रोटी बना के खिला सकती हो, कोई नहीं देखा।
वहां तो खाना है तो ठूस लो अपने मुंह में जितनी जल्दी खा सको। इसलिए उनके यहां प्रॉब्लम थी तो उन्होंने फास्ट फूड की चेन चलाई। फास्ट फूड माने एक बार बन जाए और बार बार उनको खा सके। अब रखने की प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि खाना बहुत कम टेम्परेचर में भी जल्दी खराब होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी जल्दी खराब होता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर टेम्परेचर गया तो खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गया तो भी खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि -19 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अक्सर हो जाता तो खाना खराब होता। तो उनको लगा कि कुछ ऐसी मशीन चाहिए, तो उन्होंने मशीन बनाई जिसमें हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, बहुत नीचे भी ना जाए, बहुत ऊपर भी ना चला जाए। तो उसके लिए उन्होंने फ्रिज बना लिया, रेफ्रिजरेटर बना लिया। अब उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया। अब फ्रांस में मैं देखता था कि उसका इस्तेमाल सच में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में, पेरिस में सब्जी मंडी में हरी सब्जी एक ही दिन मिलती है सप्ताह में, और वो भी लैटिन अमेरिका से आती है या अफ्रीका से आती है या हिंदुस्तान से जाती है, तब मिलती है। तो उनकी प्रॉब्लम है कि हरी सब्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा खरीद के लाओ, फ्रिज में बंद करके रख दो, सप्ताह भर वही खानी है, मिलेगी नहीं दोबारा से। अभी पिछले 1 साल से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, नहीं तो ये प्रॉब्लम उनके यहाँ बहुत पहले से थी। तो उनकी प्रॉब्लम है कि सब्जियां अक्सर नहीं मिल पाती, सब्जियों का उत्पादन भी इतना अच्छा नहीं है उनके यहाँ, दूसरे देशों से आती हैं तो उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इकट्ठी खरीद के भर के रखना है, और खाना बनाने की चूंकि परंपरा नहीं है तो एक बार खाना बना देना है, सप्ताह भर उसी को खाना है, रिपीट करना है। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फ्रिज बनाया। बाद में क्या हुआ, उसी फ्रिज से प्रॉब्लम और बढ़ी। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन बहुत हुआ। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आई, एमिशन की बात आई, ओजोन की डिप्लीशन की बात आई। तो उन्होंने कहा इसको रिजेक्ट करो, ये फालतू की चीज है। अब कैलविनेटर कंपनी को लगा कि अगर ये सब रिजेक्ट हुआ तो हमारा तो सब डूब जाएगा पैसा। इतनी मशीनें बना के खड़ी हुई हैं। किसी ने उनको कहा कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और एक ले जाओ, और किसी तरह से इसको ले जाके तुम इसको स्टेटस सिंबल बना देना, एडवर्टीजमेंट ऐसा करना कि हर एक को लगने लगे कि ये स्टेटस सिंबल है, तो बस तुम्हारा काम चल जाएगा। वो आ गए लेके यहाँ पे, और भारत की सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया। फिर उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू किया। तो मैं बराबर आपको बता रहा हूं, सबसे पहले टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट आता था कि अगर आपके घर में टीवी नहीं है, वो सॉरी फ्रिज नहीं है, तो आपका घर बहुत घटिया है, बेकार है, आप फालतू आदमी हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो रोज 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 जब कोई आपको ये बात कहेगा, बार बार कहेगा, बार बार कहेगा, तो किसी ना किसी दिन तो आपको झक चली जाएगी कि चलो खरीद ही लाओ अब इसको। तो हमने क्या किया, वो खरीद लाए अपने घर में, अब रख लिया हमने। अब ले तो आए, लेकिन करें क्या उसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो हमारी नहीं है, वो विदेशी है। अब उसका करें क्या, तो खाली रखा है, तो पड़ोसी आएगा तो कहेगा अरे खाली फ्रिज रखा, तो बेइज्जती हो जाएगी पड़ोसी के सामने। तो अच्छा चलो ऐसा करो कि सब्जी ले आओ फिर। अब हम जानते हैं कि रोज ताजी सब्जी मिलती है, सवेरे भी मिलती है, शाम को भी मिलती है, लेकिन क्योंकि पड़ोसी को दिखाना है कि हमारा फ्रिज खाली नहीं है, तो 10-12 दिन की इकट्ठी खरीद लाए, भर दिया उसमें। अब सब्जी भर दी, अब कुछ हिस्सा खाली पड़ा हुआ, उसका क्या करें। तो हम जानते हैं, मेरी मां मुझको बचपन से कहती थी कि देखो आटा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और मेरी मां को मैंने बचपन से देखा, और वो मुझे अभी भी याद है कि अंत में आटा अगर सरप्लस बचा तो चाहे तो कुत्ते की रोटी बना दिया, चाहे तो किसी की रोटी बना दिया, खिला दिया, कभी भी आटा तो मैंने एक दिन पूछा तो उसने कहा ये खराब हो जाता, शायद उसमें फर्मेंटेशन हो जाता होगा। तो मेरी मां शायद वो साइंटिफिक बात नहीं जानती कि फर्मेंटेशन हो जाता होगा, खराब हो जाता होगा वगैरह वगैरह, तो खैर नहीं। फिर क्या हुआ, अब आ गया फ्रिज, तो आटा तो बचा नहीं है भाई, नहीं तो रखेंगे क्या इसमें, और रखेंगे नहीं तो दिल को शांति कैसे मिलेगी कि ये आया है तो इसका कुछ तो करें। तो जानबूझ के आटा बचाना चालू कर दिया। अब आटा बचाना चालू कर दिया, अब उसमें कुछ और भी रखना, तो सब्जी ज्यादा बनाना शुरू किया ताकि शाम को गर्म करके खाएं। फिर दाल ज्यादा बनाना शुरू कर दिया ताकि शाम को भी काम में आ जाए। अब भर भर के रखना शुरू कर दिया। फिर एक पोर्शन ऐसा भी था, उसका क्या करें, तो यूरोप की नकल करके उसमें पानी की बोतल भर के रखना शुरू कर दिया। अब ये सब आ गया। देखिए क्या होता, टेक्नोलॉजी के बारे में हम ये मानते हैं कि वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए होती है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होती है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने आपको चक्कर की तरह से घुमाना चालू कर दिया। सच्चाई ये है कि फ्रिज को आप नहीं चलाते, फ्रिज आपको चलाता। और कैसे चलाता है कि जबरदस्ती पानी भर के रख दिया, अब मेहमान आया, कहेगा जरा प्यास लगी है, तो बोतल निकाल के मेहमान के सामने रख दी। क्यों रखी भाई बोतल, गिलास में रख के क्यों नहीं ले गए आप? इसलिए कि मेहमान को पता चले कि घर में फ्रिज है। अगर गिलास में भर के ले जाएंगे तो पता चला माटले का है, ये मान लेगा वो, तो इसलिए बोतल साथ में ले जाकर रख दिया उसके सामने।
और लोगों ने भी मान लिया कि बोतल से पानी पीना बड़ी स्मार्टनेस की बात, और प्लास्टिक की बोतल हो तो और भी स्मार्टनेस। तो एक घन चक्कर चालू हो गया है इस देश में, और वो घन चक्कर घर घर में, गली गली में फैल गया। अब उसमें से एक दूसरा चक्कर और शुरू हो गया कि मेरे पड़ोसी के घर में तो मेरे घर में क्यों नहीं। सारा भारत इसी में बर्बाद हो गया। किसमें बर्बाद हुआ कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, डूब गए इसी में सबसे। अब सारी की सारी इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट इसी में डूब गया कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद है। माने उसके घर में फ्रिज तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसके घर में टीवी तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसके घर में मारुति तो मेरे घर में क्यों। तो हुआ क्या, टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी ने आपको अपने लिए तैयार कर लिया। माने जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपकी जरूरत की कितनी टेक्नोलॉजी है, इस पर अगर आप कभी गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि घनचक्कर तो आप बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी आपको चला रही है, आप टेक्नोलॉजी को नहीं चला रहे। मुश्किल हमारी ये है। तो इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि हो सकता है रेफ्रिजरेटर उनके देश में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी हो, मेरे लिए नहीं हो। तो आप कहेंगे फिर मेरे लिए क्या होगा। तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम टेलीविजन से एक कदम आगे की कोई चीज बनाएं। इस गंभीरता को समझिए। थ्योरी तो एक ही है, हाइपोथेसिस तो एक ही है। तो उन्होंने जो एमिशन हुए इलेक्ट्रॉन है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, उनका इस्तेमाल किया और उसके इस्तेमाल से उन्होंने पिक्चर भी बनाया, साउंड भी दिया। हो सकता है हम हमारे लिए कोई चीज बनाएंगे तो टेलीविजन से एक कदम आगे की होगी, टेलीविजन नहीं हो सकती। और जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे तभी हम यूरोप और अमेरिका से आगे जाएंगे, नहीं तो हमेशा उनके पीछे रहेंगे कटोरा लेके। और ऐसे फिर हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए फिर एक बेसिक आइडिया यही होना पड़ेगा कि अगर अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे उदाहरण आज का दे दूं ताजा ताजा, पेजर या ये जो सेलुलर फोन। तो पेजर आया, क्यों आया? मेरे कुछ दोस्त हैं, कहते हैं अरे तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आदमी हो, काहे को ये सवाल पूछते हो? मैंने कहा इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी हूं, मैं समझना चाहता हूं कि इस पेजर की जरूरत क्या। कहने लगा ये पेजर आएगा तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हिसाब लगाता हूँ कितने दिन में एफिशिएंसी बढ़ती है। 3 साल से पेजर चल रहा, और 3 साल से जब से पेजर आया है तभी से हिंदुस्तान का सत्यानाश सबसे ज्यादा हो रहा। प्रोडक्शन इस देश का सबसे कम इसी साल है। तो कैसे मानूं कि पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी है? अगर पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी तो इस साल इस देश में जो मंदी आई है वो नहीं होनी चाहिए थी। प्रोडक्शन इस देश का पिछले साल से आधा भी नहीं रह गया इस साल, और 3 साल पहले जो प्रोडक्शन था उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो पेजर आया जरूर, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है एफिशिएंसी बढ़ाने में नहीं, बेवकूफी के कामों में। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको मेरा उदाहरण दे रहा हूं, बंबई में रहता, बड़ा भारी एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, 400-500 करोड़ का बिजनेस है, डायमंड एक्सपोर्ट करता। उसने पेजर लिया सबसे पहले बंबई से, वो शायद पहला ग्राहक है जो बंबई में पेजर उसने लिया। तो मैंने कहा कि काय को फालतू ले लिया? उसने कहा देख मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इससे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या एफिशिएंसी बढ़। अब की बार मैं गया तो उसके पेजर पे एक दिन बैठा हुआ था, उसके ऑफिस में टन 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 मैसेज आना चालू हो गया। तो मैंने कहा दिखा जरा क्या मैसेज आ रहा, देखे तेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो मैंने मैसेज पढ़ना शुरू किया तो उसकी बीवी का मैसेज था कि शाम को आना तो आलू ले आना, और आलू के साथ साथ कुछ वो भी ले आना, कांदा भी ले आना, क्योंकि घर में खत्म हो गया। अब ये मैसेज आया पेजर पे। मैंने कहा इससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है कि अगर तुझको आलू ही और कांदा ही लाना था तो बिना पेजर के इस देश में तू जब सवेरे निकला घर से तो तेरी बीवी कह सकती थी तुझको, या तू तेरी बीवी से पूछ सकता था कि शाम को जब मुझे वापस आना है तो आलू ले आऊं, कांदा ले आऊं। और ये जो घटना मैंने बताई, ज्यादा पेजर का इस्तेमाल ऐसे ही इडियोटिक काम के लिए हो रहा है, उससे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, कोई प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे ही सेलुलर फोन आ गया, सेलुलर फोन आ गया तो भी हमने माना कि हमारी बड़ी भारी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। आपको मालूम नहीं है, सेलुलर फोन से एफिशिएंसी बढ़ेगी तब आपको दिमाग का कैंसर जरूर हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए कहीं। क्योंकि सेलुलर फोन पर जितनी लंबी बात आप करेंगे सबसे ज्यादा खतरा उससे होता है मेडुला को। मेडुला समझते हैं? हाइपोथैलेमस के पास एक छोटी सी डिब्बी होती है, और अगर वो मेडुला आपका बर्बाद हुआ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और फ्रांस में और जर्मनी में रिसर्चेज हैं जो बता रहे हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा सेलुलर फोन इस्तेमाल किया, मेडुला उन्हीं के सबसे ज्यादा खराब होते हैं। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे बीट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से एमिट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे ज्यादा असर डालते हैं आपके मेडुला पर।
तो फ्रांस में और जर्मनी में जब देखना शुरू किया उन्होंने कि इससे मेडुला पर असर पड़ रहा है और इससे हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा ये फालतू की चीजें, इसको भगाओ। और भगाओ तो कहां ले जाए, तो हिंदुस्तान डंपिंग ग्राउंड है, ले आए यहाँ पे, पटक दिया यहाँ लाके, और वो ले लेके घूम रहे हैं, स्टेटस सिंबल बना हुआ है। क्या करते हैं, पीक टाइम में एक कॉल करो तो 16 रुपए का खर्चा। अरे इससे अच्छा तो अपना टेलीफोन है, 2.25 रुपए में एक कॉल पे बात कर सकते हैं। तो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं आप अपनी इकोनॉमी का, नेशनल एक्सचेकर का पैसा डूब रहा है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप ले आए हैं जिसको आप क्या करें आपको खुद नहीं मालूम है। जबरदस्ती का एक स्टेटस सिंबल बना के आप घूम रहे हैं, और ये एक ऐसा हेडेक हो गया है कि हर समय आपके पास फोन, तो हर समय टेंशन। ये आप लिख लीजिए, कम से कम यात्रा के समय आपके पास फोन नहीं है तो आप टेंशन लेस हो सकते हैं, लेकिन यात्रा में भी फोन है, पीप 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 चालू हो गया तो पता नहीं कौन सी बात है, चलो सुनो भाई उसको। तो सुन रहे हैं, कार चला रहे हैं और दे मारी, हो गया एक्सीडेंट। आपको मालूम है अमेरिका में कार चलाते चलाते फोन पर बात नहीं कर सकते आप सेलुलर पे, और देख लिया किसी ने तो झट से फाइन करेगा $100 का, अंदर कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि अमेरिका में और यूरोप में सेलुलर फोन पर कार चलाते हुए बात करने में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। जरा सा भी दिमाग इधर से उधर हुआ कि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से आई है वो सब हमारे काम की है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमको उस टेक्नोलॉजी को अपने देश की जरूरत और अपने देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं और टेक्नोलॉजी के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए लोग हैं, और शायद आप आगे लगेंगे भी इसी दिशा में। तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही अपील है और निवेदन है कि पहला तो आप कभी भी इस देश को छोड़कर जाने का ख्याल आपके दिमाग में आए तो पहले भुगतान करिएगा जो पढ़ाई पर आपके खर्च हुआ, उसके बाद बाहर जाइए। देश की सरकार ने जो आपको पढ़ाने में खर्च किया है, जो सब्सिडी आपको दी गई है, पहले उसका भुगतान कर दीजिए, उसके बाद बाहर जाने की बात सोचिए। क्योंकि अगर इस देश के खून पसीने की कमाई के पैसे से आप इंजीनियर बने हैं तो आपको इस देश में सर्विस देनी ही होगी। ये देश कोई बाहर के लोगों से सर्विस नहीं लेगा, आपको ही देनी होगी। और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो ये राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है उसको भी समझने की कोशिश करिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको राष्ट्रीयता सिखा सके, राष्ट्र का सम्मान सिखा सके। और तीसरी बात, जब भी आप बाहर जाने की सोचें तो ख्याल इतना रखिए कि भारत का 15 से 20 अरब डॉलर का हर साल का नुकसान है, ये हम करें। और ऐसी क्राइसिस जब इस देश में हो कि एक एक डॉलर के लिए, एक एक पैसे के लिए इस समय मारामारी चल रही है इस देश में, और हर साल हमारा अरबों डॉलर इसमें बर्बाद हो जाए, तो ये कोई इंटेलिजेंट बात नहीं। और चौथी बात, कभी भी बाहर से आई हुई टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम की है, इसको अंधभक्ति में मत लाइए। उस टेक्नोलॉजी का आपके यहाँ के जीवन में, भारत के जीवन में, यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कितना इस्तेमाल हो सकता है उसका ध्यान रखिए। और एक आखिरी बात और, कि जब ये टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जीवन में एक हिस्सा तो है वो हाई टेक वाला है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वाला है, एक और हिस्सा हमारे जीवन का जो जीरो टेक्नोलॉजी वाला है। और मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन है कि इस देश को बाहर के देशों की जीरो टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको जरूरत है शायद कहीं हाई टेक में, तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हाईटेक के एरिया में कोई भी देश हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रहा। हमारे देश में जितनी हाईटेक की जरूरत है वो सब हम तैयार कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे देश में एक जमाना था कि मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं, और आज इस देश में 250 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल्स हैं, वो सब की सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनी है, हमारे ही वैज्ञानिकों ने बनाई, कोई विदेशी आके नहीं दे गया हमको। इसी तरह से एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास 12 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं जो 100% इंडिजिनस है, और वो अमेरिकन कंप्यूटर से किसी भी तुलना में कम नहीं है। और अभी तो दुनिया के ऑर्डर्स मिलने की तैयारी हो रही है कि इतना सस्ता सुपर कंप्यूटर भारत ने बना लिया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि कभी जाइए, मौका मिले तो DRDO के जहां रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन वहां पर काम करता है, और वो सब के सब रात दिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। कोई विदेशी कंपनी वहां नहीं आती टेक्नोलॉजी देने के लिए। और एक जानकारी और दे दूं, अभी पिछले कुछ दिनों में भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था वो बिना किसी की कंपनी की मदद के हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1977 में इस देश में एक सरकार बनी थी मोरारजी भाई देसाई की। उस मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने क्या किया था? मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने
आईबीएम नाम की अमेरिकन कंपनी को हिंदुस्तान से गेट आउट किया था। और आईबीएम नाम की जब अमेरिकन कंपनी को गेट आउट किया हिंदुस्तान से, तभी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जन्म भी हुआ इस देश में। और आज हम इस स्थिति में है कि ना सिर्फ अपने देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट की क्षमता भी हमारे पास जबरदस्त है। तब जब हमारी हैसियत इतनी अधिक हो गई है, तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या चल रहा है? हमारे देश में पिछले 40-50 साल में जो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, और जहां पर हम सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, उसी सेक्टर पर अभी सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है अमेरिका और यूरोप की तरफ से, गैट के माध्यम से। आपको मालूम है हमारे देश में जो पेटेंट एक्ट है, उसमें कभी भी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता, प्रोसेस पेटेंट ही होता। और चूंकि प्रोसेस पेटेंट का प्रोविजन हमारे यहाँ है, और हमारे देश की इंडस्ट्रीज के सभी सेक्टर में पेटेंट होता भी नहीं है, कुछ ही सेक्टर में पेटेंट होता है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार नहीं माना जाता, ज्ञान पूरे समाज के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए पेटेंट की कल्पना भी नहीं। और मैं कभी कभी यही कोशिश करता हूं समझने की कि मान लीजिए जिस आदमी ने सबसे पहले इस देश में व्हील का इन्वेंशन किया होगा, अगर उसने कभी पेटेंट करा लिया होता व्हील पे, तो क्या होता इस देश का? हम तो रुक गए होते वहीं के वहीं। इसलिए भारत में कभी भी ये कल्पना नहीं होती कि ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार होता है। ज्ञान समाज के लिए उपलब्ध होता है, सर्व सामान्य के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की तरफ से इस समय भयंकर प्रेशर है कि भारत सरकार अपने पेटेंट कानून बदले और यहां पर प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी दिया जाए, और उसकी तैयारी भी चल रही है। गैट करार के माध्यम से यही प्रेशराइज किया जा रहा है भारत पर। और उसके साथ भी ग्लोबलाइजेशन और रिवलाइजेशन के नाम पर पूरे के पूरे भारतीय बाजार में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां घुस जाएं और पूरे भारतीय बाजार को कंट्रोल करने, उसकी भी कोशिश वो कर रहे हैं। और ये एक नए तरह के कॉलोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम पर इस देश में चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, लिबरलाइजेशन नहीं है, ये रिकॉलोनाइजेशन है। और ये रिकॉलोनाइजेशन ऐसे ही शुरू हुआ होगा जब कभी अंग्रेजों ने चलाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। आज भी इस देश में हजारों विदेशी कंपनियां आ रही हैं और उनका भयंकर प्रेशर इस समय भारत सरकार के ऊपर है। आपको मालूम है बासमती को पेटेंट करवा दिया, पहले नीम को कराया, फिर हल्दी को कराया, फिर हल्दी के बाद अदरक पे कराया, अब उसके बाद बासमती पे करा लिया। उनके बाप दादों ने नहीं देखा कि नीम का पेड़ कैसा होता, लेकिन नीम पे पेटेंट करा के बैठे हैं। एक अमेरिकन साइंटिस्ट है टोनी लार्सन, उसने नीम पर पेटेंट लिया। मैंने उसको चिट्ठी लिखी थी टोनी लार्सन को। मैंने पूछा था, टोनी लार्सन साहब आपको मालूम है नीम का पेड़ कैसा होता? उसको मालूम नहीं है नीम का पेड़ होता है कि झाड़ी होती है, लेकिन पेटेंट करा के बैठा है वहां अमेरिका में, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने दे भी दिया है उनको। और उसने क्या दावा किया जानते हैं? कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया। इससे बड़ा इडियोटिक कोई दूसरा तर्क हो सकता कि नीम का इन्वेंशन किया उसने? ये कहे कि मैंने नीम की डिस्कवरी किया तो समझ में आता, वो नीम का इन्वेंटर कैसे हो सकता? और आप जानते हैं दुनिया में डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं किया जाता, इन्वेंशन ही पेटेंटेबल होते हैं। तो उसने झूठ मूठ बोल के कह दिया कि ये हमारा इन्वेंशन, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बिना ये चेक किए हुए, बिना जाने समझे हुए उसको पेटेंट भी दे दिया। अब उसकी लड़ाई चल रही है अमेरिकन को। ऐसे ही बासमती के बारे में उन्होंने क्लेम किया, ऐसे ही हल्दी के बारे में क्लेम किया। तो हल्दी का केस तो अभी हम जीते हैं, अभी अदरक का केस चल रहा है, फिर मिरी का केस आएगा। तो क्या कर रहे हैं वो? हमारे पास जितनी बेहतरीन चीजें हैं, उन बेहतरीन चीजों पर वो बराबर पेटेंट करा के उनमें से बिलियंस ऑफ डॉलर के रुपए कमाने के सपने देख रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक की तरफ से जो अटैक हो रहा है भारत के ऊपर, ये इकोनॉमिक अटैक है, इकोनॉमिक ऑनस्लॉट है। और ये इकोनॉमिक अटैक के दो हिस्से हैं। एक तरफ तो भारत के पास जो मौजूद ज्ञान है और जो संपत्ति है, जो रिसोर्सेज हैं, इनको लूट लिया जाए, और दूसरी तरफ भारत के बाजार को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों के माल से भर दिया जाए। तो अगर इस समय इतना भयंकर अटैक चल रहा है भारत की इकोनॉमी पर, तो इस अटैक में हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम इसको रोकें। और इसको रोकें तो कैसे संभव है? अमेरिका का अगर आप विरोध करना चाहते हैं और अमेरिका को ये जवाब देना चाहते हैं कि हम तुम्हारी धमकी में आने वाले नहीं, तो आप अमेरिकन कंपनियों के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए। अमेरिका को अकल आ जाए। और अमेरिकन कंपनियों के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू हो गया। हमारे देश की बेस्ट क्वालिटी की कॉटन की स्कर्ट जाती थी अमेरिका,
तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर कोटा फिक्स कर दिया पहले तो, क्योंकि इंडियन स्कर्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि वहां अमेरिका के कई कारखाने बंद हो गए हमारी स्कर्ट्स के बिकने के कारण। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन स्कर्ट्स पर कोटा फिक्स कर दिया, और कोटा ही फिक्स नहीं किया, उसके बाद उन्होंने तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी ताकि ये हिंदुस्तान का माल उनके यहां आने ना पाए। ऐसे ही अमेरिका ने क्या किया, हमारे देश का कालीन जाता, गलीचा, कारपेट, बेस्ट क्वालिटी का कालीन हम बनाते हैं दुनिया में। दो ही देश हैं जो बेस्ट क्वालिटी का कारपेट बनाते हैं, एक तो ईरान और एक है हम। तो ईरान का माल तो अमेरिका में पहले से ही पाबंदी लगा हुआ है जब से गल्फ वॉर हुआ था। तो हमारा कालीन जाता है, हमारा गलीचा जाता है, कारपेट जाता है, उस पर भी अमेरिका ने एक नए तरीके से हमला किया है। कैसे कि हम भारत का कालीन नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसमें बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर है। और अब आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में 14 साल का बच्चा जब इंडस्ट्री में काम करता है और साथ साथ पढ़ाई करता है तो उसको कहते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। और मेरे देश का कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिलकर कारपेट बना रहा है तो कहते हैं ये चाइल्ड लेबर है। अमेरिकन इंडस्ट्री में करोड़ों बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई का खर्च बहुत है, बिना काम किए हुए आप पढ़ नहीं सकते। तो वहां के बच्चे काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनके बारे में वहां बड़ी प्रशंसा में कहते हैं कि ये सब सेल्फ रिलायंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। और मेरे देश के बच्चे अगर कालीन बनाते हैं तो कहते हैं ये चाइल्ड लेबर है। ये दो मुहा व्यवहार है अमेरिका, और उनको आपके माल को बैन करना है, अमेरिकन माल। और तीसरा अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने हमारे देश से जाने वाले टेक्सटाइल पर भी कोटा फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा हम बेचते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा बेचने की चीज अगर कोई है तो वो टेक्सटाइल में ही है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस भी वहीं पर है और बेस्ट क्वालिटी भी वहीं पर है। और हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम बेच सकते हैं, उन पर भी कोटा लगाने की बात चल रही। तो अमेरिका अपने मार्केट में हिंदुस्तान के सामानों को लगातार ब्लॉक करता जा रहा है और उसके लिए तमाम तरह के सख्ती से कानून बनाता जा रहा है। अमेरिकन पार्लियामेंट ने अभी एक कानून बनाया जिसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। वहां की सरकार को मजबूर किया जाता है कि तुम अमेरिकी ही माल खरीदना, कभी भी विदेशी माल नहीं। तो इस समय अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर बाय अमेरिकन एक्ट की बात कर रहा है तो हम हमारी पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाएं, इसके लिए प्रेशराइज करना पड़ेगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। और बार बार लगातार ये इतिहास रहा है कि दुनिया के ये जो विकसित देश हैं, ये विकासशील देशों को चूसने के लिए, शोषण करने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, अपनाते रहते हैं। वही एक तरीका हमारे सामने है। और इस समय हमारे देश में भयंकर लूट मची हुई है, क्योंकि गलतियां हमारी सरकारों से हुई हैं। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर करके अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। जानते हैं इस समय कितनी लूट हो रही है? अमेरिका और यूरोप की कंपनियां एक साल में हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही हैं। और हमारे यहाँ किसी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी का कोटा फिक्स नहीं है, यहाँ पूरा बाजार उनके लिए खुला है, वो जितना माल लाएं डंप कर सकते हैं। यहाँ हमारा माल हम वहां नहीं बेच सकते पूरी तरह, वहां कोटा लगा हुआ। और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का माल वो जितना चाहे भारत में लाके बेच सकते और बहुत सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बाहर से जो माल आ रहा है हमारे देश में, उस पर टैक्स भी बहुत कम है और उनकी कंपनियों को एक्सपोर्ट में सब्सिडीज बहुत है, तो बहुत सस्ते दाम पर वो माल डंप कर रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? विदेशी माल बहुत सस्ता हो गया है भारत के बाजार में, स्वदेशी माल महंगा हो गया। तो स्वदेशी माल बनाने वाले कारखाने बंद हो गए। पिछले 7 वर्षों में इस देश में 2,40,000 कारखाने बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो भयंकर बेरोजगारी आई है, भयंकर गरीबी बढ़ी है पिछले 7 साल में, और हमारे देश की लूट बढ़ी है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में 60-70 करोड़ रुपया लूट कर ले जाती थी, अब परदेशी कंपनियां एक साल में 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती। इस लूट को बंद करिए, नहीं तो देश की हालत वैसी हो जाएगी जैसी साउथ कोरिया की हो गई है, जैसी इंडोनेशिया की हो गई है, जैसी मलेशिया की हो गई है, जैसे थाईलैंड की हो गई है। जानते हैं ये साउथ कोरिया वो देश है जिसने 1990 में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए साउथ कोरिया से। धीरे धीरे साउथ कोरिया में अमेरिका और यूरोप की कंपनियां घुसी और पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। और आज हालत ये हो गई है, साउथ कोरिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब अमेरिका के कंट्रोल में चली। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है मोटर बनाने वाली हुंडई मोटर्स, वो इस समय अमेरिकन कंट्रोल में है पूरी तरह। और एक एक करके पूरी साउथ कोरियन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया अमेरिकन कंपनियों ने। और वो साउथ कोरिया जिसको एक जमाने में एशियन टाइगर कहते थे, आज चूहे और बिल्ली से भी बदतर हालत में पहुंच गए। धीरे धीरे हमारे देश की भी हालत ऐसी ही बन रही है। बुरी तरह से मंदी आई है इस समय बाजार में। आपको अगर किसी
ऐसे आदमी से बात करने का मौका मिले जो उत्पादन के काम में लगा हो या बिजनेस में लगा हो, तो उससे आप पूछिए कि कितनी मंदी चल रही, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि 40 साल से जो मंदी नहीं आई भारत के बाजार में, वो मंदी पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। और जब मंदी चलती है तो प्रोडक्शन में कमी आती है, और प्रोडक्शन में कमी आती है तो कारखाने बंद होते हैं, कारखाने बंद होते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है। तो आप लोग ये डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और सपने देख रहे हैं जॉब के, मिलेगी कहां से जॉब आपको? क्योंकि प्रोडक्शन गिरता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी, जॉब कहां से मिलेगा? इसलिए इन सब के बारे में गंभीरता से सोचना है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, और हम इस देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने किया होगा। तो आपको गंभीरता से एक नया काम और करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे ऐसे सामान है हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां बेचती हैं और जीरो टेक्नोलॉजी के हैं, जिनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तो उन सामानों का हम बॉयकॉट करें। और अमेरिकन सामानों का तो तत्काल बॉयकॉट करिए, और यूरोप के सामानों का भी बॉयकॉट करिए। देश भयंकर आर्थिक संकट में है, इस देश का एक एक पाई बचाइए, एक एक पैसा बचाइए। और आपके घर में, आपके कमरे में, आपके हॉस्टल में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई सामान विदेशी कंपनी का आने ना पाए, और खासकर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का तो पूरी तरह से बहिष्कार करिए, ताकि इस देश की जनता के माध्यम से हम उनको सबक सिखा सकें। और हर साल अगर हम ये करें तो 70,000 करोड़ रुपया हमारा एक साल में बच सकता है, और उसी पैसे से हम इस देश का भविष्य बना सकते हैं, इस देश की आर्थिक मंदी दूर कर सकते हैं, लाखों लोगों को काम दे सकते हैं, और इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये सब सामान जीरो टेक्नोलॉजी के हैं, हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, गैर जरूरत के सामान है, इसलिए इनको खरीदना बंद करिए और सिर्फ स्वदेशी ही खरीदिए। आखिरी बात और कि आप स्वदेशी बने और भारतीय बने और इस बात पर गर्व महसूस करें, तो इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए, टेलीविजन देखना बंद करिए। क्योंकि यही टेलीविजन है जो आपको इडियट बनाता है, और हम बार बार लगातार ये टेलीविजन देखते हैं, और टेलीविजन जो इडियोसिटी दिखाता है उसमें हम फंस जाते हैं। और ये टेलीविजन इसलिए देखना बंद करिए कि जेएल बेयर्ड ने खुद कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब लोगों को पागल बना दे। टेलीविजन के सीरियल्स या विज्ञापन या उनके कार्यक्रम आपके देश में व्यभिचार फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ऑब्सिनिटी फैला रहे हैं। और ये व्यभिचार, वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी का अगर फैल गया सारे देश में, तो शायद ये देश बचेगा, इसमें शक है। क्योंकि अगर ये देश आर्थिक रूप से खलास हुआ तो इसको फिर खड़ा कर सकते हैं हम, राजनीतिक रूप से भी बर्बाद हुआ तो फिर खड़ा हो सकता, लेकिन अगर ये सांस्कृतिक रूप से बर्बाद हो गया तो कुछ बचने वाला नहीं। क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी तो देश कहां रहेगा? संस्कृति पर ही टिका हुआ है पूरा देश। और मैं आपको इशारे से कहना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप बर्बाद हो चुके हैं इसी टेलीविजन के चक्कर में। अमेरिका में 35 साल से टेलीविजन चलता, 56 टीवी चैनल है वहां पर, और हर टीवी चैनल जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी दिखाता है, वहां के हर टीवी चैनल पर दो ही चीजें हैं दिखाने के लिए, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या दिखाते हैं क्राइम। और इतना क्राइम, इतनी क्रिमिनलिटी दिखाते हैं बच्चों को कि बच्चे वही देखते हैं, सीखते हैं। और 15-15 साल की उम्र में अमेरिका में बच्चे बैंक लूटते, मर्डर करते। अमेरिका की जेलों में जो इस समय कैदी बंद हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनमें से 60% मर्डरर्स 19 साल के उम्र के आसपास के बच्चे हैं। ये हालत हो गई है। और उस वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी का नतीजा क्या निकला है? अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उसका नाम है प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि अमेरिका दुनिया का वो देश है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं बहनों के। अमेरिका दुनिया का वो देश भी है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस हैं। अमेरिका वो देश भी है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ। और ये सब वहां कौन सिखा रहा है? टेलीविजन सिखा रहा है वहां के बच्चों। और यूरोप में भी यही हालत है। यूरोप में टेलीविजन देख देख कर क्या बर्बादी आई है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। लंदन में एक गांव है, लंदन के पास का, उस गांव में एक 11 साल की बच्ची मां बनी है अभी कुछ दिन पहले, और उसने रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र में मां बनने का। तो उस बच्ची के माँ बाप से इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार गया वहां लंदन का, और उसने पूछा कि आपकी बेटी 11 साल की उम्र में मां बनी, आपको कुछ कहना है? तो उसकी मां ने कहा कि हमसे सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने अपने घर में डिश एंटीना लगवा दी। और क्या हुआ? मां भी काम पर जाती थी, पिताजी भी काम पर जाते थे, बेटी घर में अकेली रहती थी। और लंदन में एक चैनल चलता, उसका नाम है +21, सबसे ज्यादा वल्गर टीवी चैनल है।
और वो टीवी चैनल लड़की ने बार बार देखा, लगातार देखा, कई बार देखा, पैर फिसला, मां बन गई। तो अब क्या करेंगी आप, पत्रकार ने पूछा। तो उन्होंने कहा एक ही काम करेंगे, पहले अपनी बेटी का एबॉर्शन कराएंगे, फिर टीवी निकाल कर देंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर लंदन के पास के किसी गांव में यह दुर्घटना हो रही है तो कहीं भारत में ना हो जाए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं इस देश में होना शुरू हो चुकी हैं। आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से हमने दिल्ली में एक सर्वे किया था। पब्लिक स्कूल्स में दिल्ली में क्या हालत है, 70% स्टूडेंट सेक्सुअल अब्यूजेस में इन्वॉल्व हैं दिल्ली। ये हालत हो गई है दिल्ली की। बंबई की भी यही हालत। और ये वल्गैरिटी अगर गांव गांव, गली गली, घर घर में पहुंची तो आप इस देश में क्या कल्पना करते हैं, कौन सा व्यभिचार इस देश में फैलेगा। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये टेलीविजन की दुनिया से बाहर निकलिए, इसका स्विच ऑफ करिए। ये देखने लायक चीज नहीं। और दुर्भाग्य क्या है कि टेलीविजन पे जो देखने लायक चीजें हैं, न्यूज और न्यूज एनालिसिस, उन्हीं को कोई नहीं देखता। उस समय टीवी बंद रहता। और फिर एक बात और बता दूं कि आप अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेलीविजन आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन चलता रहे और आप पढ़ाई करें, ये संभव नहीं है कभी। और टेलीविजन के सामने से आप उठकर आए हैं, मान लीजिए चित्रहार देखा है या कोई सिनेमा देखा है, और बाद में आके किताब खोलकर बैठ जाएं तो आपके दिमाग में चलेगा चित्रहार और आपके दिमाग में चलेगा वो सिनेमा। पढ़ नहीं पाएंगे आप। आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है ये टेलीविजन। और अगर आप नहीं पढ़ पाए ठीक से और कंसंट्रेशन नहीं बना तो इस देश के लोगों को एक अच्छे इंजीनियर से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हमारा आपका चरित्र बचे, क्योंकि ये टेलीविजन सबसे बड़ा आक्रमण कर रहा है चरित्र के ऊपर। चित्रहार नहीं है, चरित्रहार है जो दिखाया जा रहा है। और ये मनोरंजन नहीं है, चरित्र भंजन के कार्यक्रम है जो टेलीविजन पे आते हैं। और अगर हम हमारा चरित्र ही नहीं रख पाए ठीक से तो बेकार है पूरा का पूरा जीवन। क्योंकि भारतीय समाज में कहा जाता है अगर चरित्र गया तो सब चला गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब गया। और ये चरित्रहीनता की बातें ही सिखा रहा है टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये चैनल्स का बॉयकॉट करिए, बहिष्कार करिए। और इसलिए भी करिए कि इन चैनल्स के माध्यम से करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है। ESPN, स्टार मूवी और जी सिनेमा, इन 3 चैनलों के माध्यम से एक साल में 225 करोड़ रुपया देश के बाहर चला जाता, सिर्फ 3 चैनल्स पे। और ऐसे 15 चैनल्स हैं इस देश में। तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जा रही है और हमारे यहाँ बर्बादी आ रही है समाज में। तो इसलिए ये मत करिए। हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया सारे विदेशी टेलीविजन चैनल बंद कराने का। पहले हमने पिटीशन फाइल किया था लोअर कोर्ट में, वहां हम जीते, फिर हाई कोर्ट में किया, वहां भी जीते, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर हम जीते तो सारे विदेशी टीवी चैनल बंद हो जाएंगे, लेकिन आप उसका इंतजार मत करिए। हम कोर्ट में जीतेंगे, उसके बाद ये चैनल बंद होंगे, उसका इंतजार आप मत करिए। क्यों? आप अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर उसका खुद स्विच ऑफ कर दीजिए। और आपने अगर केबल कनेक्शन लगवाया है तो आप खुद कटवा सकते हैं। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वहां का केबल कनेक्शन निकलवाइए। आप अगर अपने परिवार में रहते हैं तो अपने अपने परिवार का केबल कनेक्शन निकलवाइए। जहां भी रहते हैं इस टेलीविजन की दुनिया से बाहर आइए। पढ़ने का समय भी काफी खराब होता है इस टेलीविजन के कारण, दिमाग भी खराब होता है, कंसंट्रेशन भी नहीं बनता है, और आपके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी अगर बार बार लगातार आप इसको देखते रहेंगे। इसलिए ये मत देखिए और देश की संस्कृति बचाने के इस अभियान में थोड़ी सी आप हमारी मदद करिए इस चैनल को बाहर करके। तो आपसे मेरी 3 अपील थी। पहली अपील कि बाहर से आने वाली हर टेक्नोलॉजी देश के लिए जरूरी है, ये जरूरी नहीं। उसको आंखें खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर उसका इस्तेमाल करने की सोचिए। एक दूसरा कि जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इस देश में उसको इनोवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करना है। अगर आपको लगे तो आप अपना थोड़ा जीवन दान उस काम के लिए करिए। तीसरी अपील कि कभी भी आप अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदिए, खासकर जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम। और चौथी अपील कि इस संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा टेलीविजन की दुनिया से बाहर आने की कोशिश करिए, तो हम लोगों के लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मैं इसी के लिए आपसे कुछ मांगने आया, वोट मांगने नहीं आया और नोट मांगने भी नहीं। तो आप पूछेंगे फिर क्या मांगने आया? मैं आपसे समय दान मांगने आया। एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है।
इस 24 घंटे के समय में से 1 घंटे का समय दान करिए। तो आप पूछेंगे क्या करें? जो कुछ मैंने कहा इसी बात को किसी नए व्यक्ति को कहिए, और रोज अगर आप किसी एक व्यक्ति को ये बात समझाएंगे तो साल में 365 व्यक्तियों तक ये संदेश पहुंचेगा।